हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और आज की इस वीडियो हम लोग ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी क्या है। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो है ऑर्गेनाइजेशंस की इमर्ज होती है 90s 30s में। ये एक प्रकार का रिस्पांस होता है जो क्लासिकल अप्रोच चल रहा था उसके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के लिए। जो क्लासिकल अप्रोच था ये प्राइमरी जो है तो फोकस करता था फॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्टडी की जाती थी और इसमें इग्नोर कर दिया जाता था जो ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी वर्क प्लेस में। इस क्लासिकल अप्रोच के अगर थिंकर्स की बात की जाए तो इसमें टेलर्स का नाम आता है, फ्यूअल का, वेबर्स का और अदर्स जो क्लासिकल अप्रोच के थिंकर्स हैं उन सब का नाम आता है। ये सभी इम्फेसिस करते थे किसी भी वर्क की इफिशियंसी की कि इफिशियंसी क्या होना चाहिए और ये यूज करते थे साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस के उनका प्रयोग करते थे इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। जबकि यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस जो थ्योरी थी ये ब्रॉड करती है या अटेंशंस करती है सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी वर्क प्लेस में जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमंस के बिहेवियर्स को या वर्कर्स को जो होते हैं उनके बिहेवियर्स को। तो इस प्रकार यह जो अप्रोच है इसको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। यदि फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की बात की जाए तो इसको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एल्टन मायो को माना जाता है। ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फोकस किया कि जो रोल ऑफ वर्कर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में उसमें सोशल और इमोशनल फैक्टर्स उसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं किसी भी वर्क प्लेस में। एल्टन मायो के अगर मेजर्स वर्क की बात की जाए तो इसमें आते हैं आपके डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम जो 1990s में पब्लिश होती है। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस ये बुक 1933 में पब्लिश होती है। द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस ये 1945 में पब्लिश होती है और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस 1947 में पब्लिश होती है। इस अप्रोच को एल्टन मायो क्लिनिकल मेथड्स भी कहते हैं और इनकी जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट रिसर्च प्रोग्राम्स है, ये 1923 में कंडक्ट करते हैं टेक्सटाइल मिल नियर फिलाडेल्फिया में। इसको वो नाम देते हैं द फर्स्ट इंक्वायरी। तो द फर्स्ट इंक्वायरी क्या थी? एल्टन मायो के द्वारा कंडक्ट की गई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो टेक्सटाइल मिल फिलाडेल्फिया में कंडक्ट करते हैं 1923 में। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के अदर पाइनियर्स की बात की जाए या प्रमुख थिंकर्स की बात की जाए इस अप्रोच के तो इसमें आपका नाम आता है एफ.जे. रोथेल्सबर्गर, विलियम जे डिक्सन, टी नॉर्थ व्हाइटहेड, डब्ल्यू लियोड, ई वर्नर, एल जे हेंडरसंस और एम.पी. फॉलेट्स और अदर्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये प्रमुख ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के थिंकर्स हैं, इनका नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब मेन जो पार्ट है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का वो सबसे महत्वपूर्ण है हॉथर्न जो स्टडीज हैं जो कंडक्ट की जाती हैं 1924 से 1932 तक। तो ये हॉथर्न जो स्टडीज थी ये कंडक्ट की जाती है एल्टन मायो के द्वारा एट अ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी नियर शिकागो। तो कहाँ पर कंडक्ट की जाती है ये स्टडीज? याद रखिएगा नाम, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में और शिकागो में 1924 से 1932 के बीच ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ह्यूमंस का जो बिहेवियर्स है उसमें सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस प्रभाव से इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में बात की जाती है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी में, ना कि केवल जो अभी तक स्टडी की जाती थी फिजिकल कंडीशंस या फाइनेंशियल जो इंसेंटिव थे उसको स्टडी इसमें नहीं की जाती इसमें, बल्कि किसकी स्टडी की जाती है? सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। यदि हम लोग की फेजेस की बात करें हॉथर्न स्टडीज की तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं और इनका जो क्रम है वो भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूजीसी नेट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है ये इल्यूमिनेशंस एक्सपेरिमेंट होता है और इसका टाइम पीरियड रहता है 1924 से लेकर 1927 तक। इस एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि इफेक्ट क्या होता है डिफरेंट लाइटिंग जो लेवल्स हैं उनका वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर। ये पाया जाता है इसमें कि कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशंस नहीं पाया जाता जो लाइट की इंटेंसिटी है और प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की, तो इसमें कोई भी रिलेशंस नहीं पाया जाता। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता लगाया जाता है।
नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें एग्जामिन्स किया जाता है इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस, यानी वर्किंग कंडीशंस में तरह तरह के चेंजेस किए जाते हैं और उसके इफेक्ट्स को एग्जामिन करने की कोशिश की जाती है। जैसे रेस्ट दिया गया वर्कर्स को, ब्रेक्स के आवर्स दिए गए बीच बीच में, या वेजेस जो हैं उसमें परिवर्तन किया गया, तो इसका प्रभाव देखा गया कि प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें रिजल्ट जो आते हैं वो ये शो करते हैं कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स होता है वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच या एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच, वो जो है तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको। इसके बाद होता है तीसरा जो एक्सपेरिमेंट, वो है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स। ये 1928 से लेके 1931 के बीच कंडक्ट किया जाता है। इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके उनके एटीट्यूड्स को और इमोशंस को रिगार्डिंग देयर वर्क इन्वायरमेंट, जिस वर्क में वो काम करते हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वर्क प्लेस में वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम्स के द्वारा। चौथा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशंस रूम एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें एक्सप्लोर किए जाते हैं जो रोल होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स का और पीयर प्रेशर्स का। जो पीयर प्रेशर्स होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनका रोल क्या होता है किसी भी वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, उसको निर्धारित करने में, इसका स्टडी की जाती है। यहाँ पर भी हाईलाइट किया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट भी हाईलाइट करता है कि जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं वर्क प्लेस के, वो जो है तो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंटली जो है तो इन्फ्लुएंस करते हैं जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी होती है उसको। तो ये यहाँ से पता चलता है कि इनफॉर्मल्स ग्रुप और सोशल्स जो एस्पेक्ट्स होते हैं वर्क प्लेस के, वो डायरेक्ट जो है तो प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी होती है उसको। तो कंक्लूजन्स क्या निकलता है इस हॉथर्न एक्सपेरिमेंट का? पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डिटरमाइनिंग जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वर्कर्स की, ना कि फिजिकल कंडीशंस। दूसरा जो कंक्लूजन निकल के आता है ये कि जो वर्क प्लेस में सोशल सिस्टम है और इनफॉर्मल्स ग्रुप हैं वो सिग्निफिकेंटली जो है तो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्कर्स के बिहेवियर्स को। तीसरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि लीडरशिप और सुपरविजन्स की जो स्टाइल्स होती है वो भी सेंट्रल रोल अदा करती है एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शंस और उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है। और वर्कर्स को एज अ सोशल बीइंग्स माना जाता है हाथन स्टडीज में, ना कि केवल मेयरली मोटिवेटेड बाय द फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये माना जाता है कि वर्कर्स जो है तो वो केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो जो सोशल फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसको वो चीज़ें वो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं इस ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के क्या-क्या हैं। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के 3 कोर एलिमेंट्स माने जाते हैं। याद रखिएगा, इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला एलिमेंट्स है द इंडिविजुअल्स, यानी कि ईच वर्कर्स को यूनिक माना जाता है, कि ये माना जाता है कि हर वर्कर्स की कुछ डिस्टिंक्ट एटीट्यूड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो द थ्योरी emphasizes the importance of understanding the psychological aspects of worker to improve their productivity। तो उस वर्कर्स की जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशंस में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल्स जो ग्रुप्स होते हैं फॉर्म नेचुरली, वो नेचुरली जो है तो फॉर्म होते हैं, और ये जो ग्रुप्स होते हैं उनके नॉर्म्स और सोशल डायनामिक्स हैं उनको पूरी तरह से प्रभावित भी करते हैं, विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिविटी एंड बिहेवियर। जो इंडिविजुअल्स की प्रोडक्टिविटी है उसके बिहेवियर्स को प्रभावित करते हैं। ठीक। थर्ड जो इसका एलिमेंट्स है वो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इस अप्रोच में प्रमोट किया जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट्स करे, स्पेशली रिगार्डिंग देयर वर्किंग कंडीशंस, की उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इस पर उसको भी डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या करती है, इंप्रूव करती है मोरल, प्रोडक्टिविटी एंड एड्रेस करती है जो वर्क प्लेस की हार्मनी रहती है उसको एड्रेस करती है, उसको सुधारने का कोशिश करती है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के द्वारा। जब जो एम्प्लॉय होंगे उनके वर्किंग कंडीशंस के बारे में उनसे सलाह ली जाएगी तो उसके बारे में अधिक अच्छे से बता सकेंगे।
अब हम लोग देख लेते हैं जो क्लासिकल अप्रोच और ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है उसमें क्या डिफरेंसेस थे। तो क्लासिकल जो अप्रोच था वो एम्फेसिस करता था जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, रूल्स क्या होते हैं, इफिशियंसी पर वो ज़्यादा फोकस करते थे और वर्कर्स को ये केवल इकोनॉमिक बीइंग्स के रूप में देखते थे। तो याद रखिए क्लासिकल जो अप्रोच है वो वर्कर्स को इकोनॉमिक बीइंग के रूप में देखते थे, मोटिवेटेड प्राइमरली बाय द मटेरियल इंसेंटिव, अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी करना चाहते थे और मानना था इनका कि जो वर्कर्स होते हैं वो मटेरियल जो इंसेंटिव होते हैं, वेजेस जो होते हैं, उसका प्रभाव उनके प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। जबकि जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच था ये फोकस करता था सोशल और इमोशनल जो नीड्स होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के, और वर्कर को एज ए सोशल बींग्स के रूप में देखते थे। याद रखिएगा वर्कर्स को सोशल बींग के रूप में देखते हैं और इनका मानना है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स डायनामिक्स के द्वारा। अब हम लोग क्रिटिसिज्म देख लेते हैं जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है उसका। तो इसको लैक ऑफ साइंटिफिक रिग्योर माना जाता है, यानी क्रिटिक कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है ये इसका स्ट्रांग साइंटिफिक बेसिस नहीं है, क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट किया गया है ऑन स्मॉल सैंपल्स पर और इसके रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा कहा जाता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इसमें यह कहा जाता है, इसका इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है इस स्टडी के दौरान जो ऑब्जर्व की गई थी वो इसलिए की गई थी कि इसमें जो वर्कर्स थे उनको इसको पता था कि इसके बारे में पता था कि वो स्टडी की जा रही है उनके पर, इस कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ना कि एक्चुअल जो चेंजेस होते हैं वर्किंग कंडीशंस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये हाथन इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा कहा जाता है कि निगलेक्ट किया गया है इसमें इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्रिटिक लाइक जो पीटर डकर्स है वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है वो अंडर प्ले कर देता है जो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक इंसेंटिव को, और प्रोडक्टिविटी जो मेजर्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए जो मेजर्स होते हैं, नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में या इस थ्योरी के द्वारा। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ एल्टन मायो। एल्टन मायो का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है। The economic problems of industrial civilizations, the human problem of industrial civilization, the social problem of an industrial civilizations, the political problem of an industrial civilization। तो एल्टन मायो जो लिखते हैं वो ह्यूमन प्रॉब्लम लिखते हैं, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस लिखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशंस नहीं लिखते। तो यहाँ पर कौन सा वर्क्स नहीं है, तो फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है वो एल्टन मायो का वर्क नहीं है। तो एल्टन मायो के मेन वर्क्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम जो 1990 में पब्लिश होता है, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में पब्लिश होता है, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में पब्लिश होता है, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बाय ड्राइंग अटेंशन। तो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो है तो ह्यूमन जो डायमेंशन है उस पर अटेंशन देती है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स ऑफ वर्क सिचुएशन, psychological factors of work situation, ecological factors of work situation, the social and psychological factors of work situation। तो ये सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी वर्क प्लेस के उस पर ये अपना प्रभाव डालते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर ऑप्शन यानी ओनली 4 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ओनली 4 सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी लेज इम्फेसिस ऑन। जो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हो किस जो तो महत्व प्रभाव डालती है, वो बल देती है, वो प्यूपल्स के मोटिवेशंस पर और इनफॉर्मल ग्रुप पर, इन तीनों पर ज़्यादा प्रभाव देती है, बल देती है। ठीक, तीन तीनों की बात करती है, तीन एलिमेंट्स माने जाते हैं ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बात नहीं करती। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। यह वीडियो आपको कैसे लगी है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप्स है पॉलिटिकल नेटवर्क, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाती है, डेली MCQs ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।